नमस्कार, मैं रनीश कुमार सिंह। नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा बिहार के आसपास ही केंद्रित रहेगी या होगी, और उसमें हम कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर भी लेंगे और बात करेंगे कि कल 7वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज उनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई और जो भी मंत्री शपथ लिया था और साथ साथ उन्होंने अपने मंत्रालय का भी विभाजन माने बंटवारा हुआ। और अभी हम जानने की करेंगे कोशिश कि किसको क्या मिला। लेकिन एक चीज़ है, कैबिनेट की बैठक में एक सर्वसम्मति से जो फैसला हुआ कि 23 और 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र पे उनकी आपस की एक सहमति बनी, जो शीतकालीन सत्र है। और सामान्य तौर पे टोटल अभी 41 से जिसे खबर है मंत्रालय की ये है, जिसमें से 20 नीतीश जदयू के पास और 21 भाजपा के पास है मंत्रालय। और नीतीश जी जो पहले से उनके पास जो मंत्रालय था उसी मंत्रालय को उन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया है। और सुशील मोदी जी के पास जो मंत्रालय था वो मंत्रालय आप तारकिशोर प्रसाद जी को गया है। तो एक अहम बात है कि वित्त और वाणिज्य जैसे मंत्रालय तारकिशोर जी, हम उनके सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो चौथी बार वो वहाँ से प्रतिनिधि चुन के आए हैं और निश्चित तौर पे उनका अपना प्रभाव होगा उस क्षेत्र में। उसके अलावा उनकी पकड़ होगी, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण पद को एक 12वीं पास व्यक्ति किस तरह से टैकल करेगा, ये तो बाकी बिहार के जो राजनीति कर रहे हैं वो समझे। लेकिन हम एक आम आदमी की जो है, एक जो आम बिहारी है, वो क्या सोचता है, हमारे मन में क्या बात आई, वो मैंने आपसे कह दी, आप लोगों के सामने रख दी। नीतीश जी अपने पास गृह मंत्रालय एवं सामान्य प्रशासन और रखा है, और डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद जी हैं उनको पर्यावरण, वन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास। और वही दूसरी जो डिप्टी सीएम है रेणु जी, पंचायती राज विभाग के अलावा उनको उद्योग विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। और 25 नवंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। तो चुनाव क्या होगा, लगभग फाइनल है कि नंद किशोर यादव जी होंगे। 26 को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस अभिभाषण पे वाद विवाद और सरकार उस पर अपना उत्तर देगी। और सोमवार को जो उन्होंने शपथ तो ली थी, विजेंद्र यादव को ऊर्जा एवं उत्पाद विपणन मिला है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग मिला है। शीला मंडल जो फर्स्ट टाइम चुन के आई है, यंग लेडी है, उनको भी परिवहन विभाग मिला है। अशोक चौधरी जी वास्तव में इसके हकदार हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया। मुकेश सहनी जी जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पशुपालन और मत्स्य पालन। विजय चौधरी जी को ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग। मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो अपना देखते थे। और नंद किशोर यादव जी जो कि पथ निर्माण विभाग को भी देखते थे, वो अब पथ निर्माण विभाग को देखने लगे। संतोष सुमन जो लघु जल संसाधन, और जीवेश मिश्रा को पर्यटन। ये सारे जो मंत्रालयों का है बंटवारा हुआ है। और हम आगे खबर पे अगर चलें तो मैं इतना ही कहूँगा कि
दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी घोषित की है। ये तो होना चाहिए हर किसी को। मैंने सरकार, छठ एक अहम पूजा है और वहाँ बिहारी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, तो उन्होंने ये दिया है। कोरोना का एक है कि हमारे यहाँ दिल्ली में क्या देश में जो कोरोना के पेशेंट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। लगभग रिकवरी रेट जो है प्रतिशत है वो 93% के आसपास का है। और टोटल जो कोरोना के मरीज अभी तक हुए हैं लगभग 12,65,00,000 टेस्ट हुआ है, कोरोना टेस्ट हुआ है, और रिकवरी रेट हम 93% से ऊपर है, यानी बीमार बहुत कम है। और करीब भारत में 10 लाख जनसंख्या पर 94 मौत दर्ज की गई है। एक अपने आप में बहुत बढ़िया मैंने रेट दिख रहा है। और पॉजिटिव रेट जो है 7% का है, और एक सप्ताह का डेली पॉजिटिव रेट में जो रिकवरी है 4.1% का है। रिकवरी रेट 93% से ऊपर पहुंच गया है। और ये इन्होंने जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी वो मीडिया से बात करते हुए इस बात को उन्होंने रखी है कि प्रति 10 लाख आबादी पे 6430 से जो है व्यक्ति कोरोना वायरस के मामले हैं। और 7 दिन में भारत में प्रतिदिन 10 लाख की आबादी पर 2 से 11 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत सारे जो विकसित देश हैं वहाँ पे तो लगभग 2500 या उससे अधिक का है। तो ये अपने आप में एक काफ़ी अहम बात हो गई। हम इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि हमें कोरोना से डरना नहीं, लेकिन एहतियात बरतना चाहिए। कहीं भी जाए मास्क और सैनिटाइजर ये 2 अहम है। मास्क से लगभग 85% आप कोरोना से बच जाते हैं, और सैनिटाइजर बाकी आपके जो इन्फेक्शन बढ़ने के जो होते हैं उससे बचाव होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप छुएंगे, डोर छुएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, तो जब छुएंगे तो वहाँ पे अगर उस वायरस होगा तो आपके हाथ में आएगा, हाथ से भी अदर जगह होगा, तो आप उसको यूज करेंगे तो आप एक सुरक्षित, लगभग आप 90% सुरक्षित महसूस रहे। 2 चीज़ आपके पास रहे, बाकी तो आपके इम्यून पे डिपेंड करता है। बिहार में जो होता है, बिहार के विधानसभा सीट में जहां एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, ये आपको सीमांचल की केस है कि जहां पे AIM से मैंने जो आपको जो सीट है जोकीहाट विधानसभा है, वहाँ से राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम जी थे। वहाँ उनका एक भाई है जो IM से शाहनवाज आलम थे, वो वहाँ से चुनाव लड़े IM से, और अपने भाई सरफराज आलम को उन्होंने वहाँ से जीते। तो सरफराज आलम उनके आवास में उनकी पत्नी, माँ, बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि विधायक को जान से मारने की धमकी दी। तो ये दिखाता है राजनीतिक दलों का क्या है। और सही में जनता जो चुनती है, एक सही निर्णय होता है जनता का, क्योंकि जनता भगवान, जनता जनार्दन भगवान का रूप होते हैं, और ये एक सही नेतृत्व को चुनते हैं। बिहार हमें नहीं लगता कि दोबारा वो गलती करेगी कि जब एक विधायक, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद जब अपने भाई और मैंने सगे भाई एक तरह से कहिए, उनको जब धमकी और जान से मारने को देते हैं, जब वो चुनाव हार गए, तो ये अपने आप में सोचने की बात है कहाँ पे हम जा रहे हैं इसके लिए। और वो भी अकेले नहीं, 15 वहाँ उनके भाई की पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। इस टाइप की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनेता एक क्या कहते हैं, हमारे युवाओं के लिए
प्रेरणा स्रोत है, उनको इज्जत देते हैं एक समाज में। लेकिन इस तरह से अगर घटना हो रही है तो अपने आप में एक ये मजेदार है। ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है और उसमें चाइना के अलावा भारत भी उसका सदस्य है और प्रधानमंत्री का आज संबोधन था, विश्व सम्मेलन में भाग लिए थे। तो उन्होंने ये टोटल जो सम्मेलन था वो तो डिजिटली ही हो रहा था और इस सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान पे नाम लिए बगैर ही उसको निशाना बनाया और आतंक आज विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है, इसको उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा भी है कि आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी संख्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। ये यहाँ इसमें वर्चुअली जो सम्मेलन हुआ इसमें शी जिनपिंग भी थे, तो ये दूसरी बार वो वर्चुअल साझा हुआ। और ये ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो चर्चा हुई कोविड के बाद जो आर्थिक के जो इकोनॉमिक के जो रिकवरी है इस पे उन लोगों ने चर्चा की। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री को ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पे ये मोदी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, इस जो वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन था इसका थीम था, इसी पे बोलना था। और मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बहुपक्षीय जो संस्थाओं में जो पिछली बार भी उन्होंने दिया था सुधार के लिए जोड़, इसमें भी उन्होंने बात रखा। और इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी यानी उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल अब उठ रहे हैं जो पहले नहीं उठता था। और उन्होंने पिछले जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो ये हुआ था वो उन्होंने बोला भी था, इस क्रेडिबिलिटी उठाई थी कि आज 17 साल पुरानी सोच वाली संस्था आज के में कैसे प्रासंगिक हो सकती है, इसमें सुधार की ज़रूरत है और सुधार करनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स साथियों से इस पर सहयोग की उन्होंने बात की। और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यापार में सुधार प्रक्रिया शुरू की है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। कोविड-19 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सुधर रही है, पटरी पे आ रही है। और हमने जो मल्टीप्लायर जो है फोर्स, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम कैसे मजबूती से आगे बढ़ सकें और एक ग्लोबल वैल्यू चेन को मजबूती में अपना योगदान दे सके, इन सारी बातों पर उन्होंने चर्चा की है। उसने कोविड के बाद जो उन्होंने फार्मा उद्योग के कारण 150 देशों में उन्होंने जो सप्लाई दवाइयाँ भेजी है उसके बारे में दी और अपनी डिलीवरी क्षमता और मानवता हित में जो काम की इसको भी उन्होंने रखा है। नो डाउट मोदी जी अपनी बात को बहुत अच्छी ढंग से रखते हैं और कनेक्ट करते हैं अपने साथ ऑडियंस को, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और आजकल ओबामा जी हमारे अपनी पुस्तकें लिख रहे हैं और पर दिन उनकी नया कोई ना कोई माने एक विवादास्पद कहे, वो तो अपने से एक नॉर्मल बात रखते हैं लेकिन भारत में वो एक विवादास्पद हो जाता है। अभी एक खबर आई है कि उन्होंने एटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर छापा मारने के अभियान में पाकिस्तान को शामिल करने से इनकार किया था। उन्होंने वो कहा है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खासकर उसकी खुफिया सेवा में कुछ तत्वों में तालिबान और संभवतः अलकायदा से संबंध थे और ये कई बार अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ सामरिक पूंजी के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ओबामा ने वो अपनी पुस्तक में ही बातें उन्होंने लिखी थी और इस पर उन्होंने चर्चा किया था। और बाकी जो राष्ट्रपति का वहाँ चुनाव के बाद की जो स्थिति है, ट्रम्प है कि मानते नहीं, वो अभी सिचुएशन चल रही है।
और उसी पे सारी है। अभी तक कुछ 1-2 स्टेट में वहाँ पे दोबारा शुरू हो गई। शिवसेना जो है बुरी तरह से वहाँ पे फंस चुकी है। वो शिवसेना सही में देखा जाए तो जो उसकी राजनीति है महाराष्ट्र में एक सत्ता के लिए और सत्ता में बढ़ने रहने के लिए वही राजनीति हो रही है। आज फिर वो हिंदुत्व की लाठी भाजे संजय राउत जी बड़बोले नेता हैं। और एक खास बात है, एक हिंदू युवक जो इस्लामी स्टडीज के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुई उसमें वो टॉप किया। वो लड़का राजस्थान से है। तो इसमें नो डाउट कि अच्छी बात है कि एक हिंदू भी इस्लाम के बारे में समझना जानना चाहता है। जाननी चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, हर धर्म के बारे में जानना चाहिए, तभी तो हम। और एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जो तबलीगी जमात वाला जो केस है उस पर अब उसमें किस ढंग से निपटा गया है, तो इस पे ये है कि बिल्कुल केंद्र सरकार की जो उन्होंने वहाँ पे बात रखी है उससे वो संतुष्ट नहीं दिखी कि आपको सुप्रीम कोर्ट, तो फटकार लगाई है। क्योंकि उन्होंने किस ढंग से उसको टैकल किया ये देखने की बात होगी। और इन्हीं सारी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय बिहार।